सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, वफा डॉली स्टोरी पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये कहानी भी बहुत ही पुरस्कार और खौफनाक है। एक तंग और तारीक गली में रहती थी नीम के दरख्त पर एक खबीस जिनजादी, जिसने वहां पर रहने वाले इंसानों को कर दिया जीना दूभर। तो आइए सुनाते हैं आपको ये सच्ची कहानी। पर ठहरिए, क्या आपने हमारे चैनल वफा डॉली स्टोरी को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल को भी जरूर दबाइए। पुप्पो की देवरानी थोड़े दिन पहले नए घर में शिफ्ट हुई थी। वो अपनी देवरानी से मिलने उनके घर जा रही थी, तो मैं भी उनके साथ उनकी देवरानी के घर चली गई। पुप्पो की देवरानी की बेटी महा मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और हमने एक साथ स्कूल में पढ़ा था। महा मुझे देखकर काफी खुश हुई और बहुत ही गर्म जोशी से मिली। महा मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। हम बहुत देर तक अपना स्कूल का जमाना याद करते रहे, पुरानी शरारतों को याद करके खूब हंसते रहे। बातों बातों में महा के पुराने घर का जिक्र निकला तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। पिछले 20 साल से तुम लोग उस घर में रिहाइश पजीर थे और बकौल तुम लोगों के हम लोग अपना ये घर कभी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम लोगों ने आनन फानन अपना वो घर छोड़ दिया? मेरी उस बात पर महा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मेरे इसरार पर आखिर उसे अपना घर छोड़ने की वजह बताते ही बन पड़ी। कहने लगी, 18 फ्लैट्स पर बनी वो 38 साल पुरानी इमारत, जिसमें छोटे छोटे फ्लैट्स आमने सामने बने हुए थे। हम पिछले 20 साल से उस इमारत में रह रहे थे। मैं, मेरी 3 बहनें और 2 भाई। वालिद साहब का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। हमारा घर तीसरी मंजिल पर था। हमारे सामने फ्लैट में मेरी खाला रहती थी, जिनकी 2 बेटियों की शादी हो गई थी और 2 बेटे भी शादीशुदा थे। खाला के दोनों बेटे उनके साथ रहते थे। मेरे खालू का 1 साल पहले इंतकाल हुआ था। यहाँ मैं बताती चलूँ कि उस इमारत में जो सामने की तरफ फ्लैट्स थे, उनके कमरों की खिड़कियां एक बहुत ही तंग और तारीक गली में खुलती थी। वहां पर कचरा लोग फेंकते थे और वहां एक पुराना नीम का दरख्त था जिस पर बेतहाशा जाले लगे हुए थे। मेरी खाला के घर में शुरू से एक अजीब खामोशी महसूस होती थी। बहुत से घर के अफराद होने के बावजूद भी एक पुरस्कारियत थी। हम बिल्डिंग वालों में बहुत मोहब्बत थी, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना। शाम को औरतें अपने काम से फारिग होकर छत पर आ जाती और हम बच्चे खेल कूद में लग जाते। यूं ही हंसते खेलते हम कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। कुछ दिनों से बिल्डिंग में अजीब सी बातें हो रही थी, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था बात। हमारे नीचे फ्लैट वाली आंटी, जिनका नाम महविश था, उनका बेटा उमर, जिसकी उम्र 16 साल थी, वो क्रिकेट का दीवाना था। हमारी गली में ही बिल्डिंग के लड़के अक्सर नाइट मैच खेलते रहते थे। मेरा भाई खेलने नहीं गया, उसकी तबीयत खराब थी। मेरी शादीशुदा बहनें रहने आई हुई थी। हम मिलकर बातें कर रहे थे कि हमें महविश आंटी की चीखों की आवाज़ आई, जिस पर हम घबरा गए। मेरा छोटा भाई नीचे देखने गया तो पता चला उमर अपने घर के आगे बेहोश पड़ा हुआ था। उमर जब 4 बजे घर नहीं आया तो अहमद अंकल ने, यानी उमर के वालिद, उसको नीचे गली में देखने जाने के लिए जो ही दरवाज़ा खोलने लगे तो उमर को बेहोश पाया। होश में आने के बाद भी वो काफ़ी खौफजदा था, लेकिन उसको एक दिन में होश नहीं आया था, कई दिन लग गए थे। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। कुछ दिनों के बाद अम्मी और खाला महविश आंटी के यहाँ गई। जब उन्होंने सुना कि उमर होश में आ चुका है, उन्होंने बताया कि उमर रात जब मैच खेलकर ऊपर आया और अपने घर के बाहर पहुंचकर उसने सामने की सीढ़ी की तरफ देखा। इत्तेफाकन उसकी नज़र ऊपर जाती सीढ़ियों पर पड़ी तो उसने देखा एक सफ़ेद लिबास में औरत खड़ी है। उसकी पीठ यानी पुश्त उमर की जानिब थी। उसके लंबे सफ़ेद बाल ज़मीन को छू रहे थे। उसने उमर की जानिब मुड़कर देखा तो उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था और आंखें भी सफ़ेद, जिनकी पुतलियां गायब थीं। उस औरत को देखकर वह खौफ से बेहोश हो गया। अब अम्मी और खाला काफ़ी खौफजदा हो गईं। एक शाम खाला हमारे घर बैठी हुई थी। चाय के दौरान अम्मी ने खाला की बाबत दरियाफ्त किया, क्योंकि हम नोट कर रहे थे खाला कुछ दिनों से बहुत चुप चुप हैं। अम्मी के पूछने पर वो बताने लगी, रात में सो रही थी कि आधी रात को मुझे ऐसा लगा कोई कमरे में गहरे गहरे सांस ले रहा है, जबकि कमरे में मेरे अलावा कोई और था ही नहीं। मैंने उसको अपना वहम करार दे दिया, मगर अब सांस की आवाज़ तेज हो गई थी। फिर मुझे अपने तकिए पर दबाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई सर रखकर लेटा हुआ है, और अब सांस की आवाज़ साफ मुझे अपने कानों में आ रही थी। खौफ से मेरा दम खुश्क होने लगा, जान निकल रही थी, मेरी सांसें हलक में अटक रही थी। मैंने आंखें बंद किए बिस्तर पर साकित पड़े रहना मुनासिब समझा। अभी मैं इसी हालत में लेटी हुई थी, खौफ के मारे करवट तक नहीं ली जा रही थी। फिर कब आंख खुली कुछ पता नहीं चला।
दूसरे तीसरे दिन सुकून रहा, मगर चौथी रात मुझे फिर वही लगा, कोई बेड हिला रहा है। फिर मुझे अपने बिस्तर के नीचे आहट महसूस हुई। उस बार तेज सांस लेने की आवाजें मुझे बेड के नीचे से आ रही थी। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकलकर टीवी लाउंज में आ गई। घड़ी पर निगाह पड़ी तो रात के 3 बज रहे थे। अभी मैं अपने खौफ को कम कर ही रही थी, अचानक लाउंज का पंखा तेज चलने लगा। मैं खौफजदा होकर पंखे को देखने लगी कि मेरे देखते ही देखते लाइटें जलना बुझना शुरू हो गई। मैं वहशत से घबराती कमरे में भागी। फजर तक यही तमाशा चलता रहा। अजान की आवाज़ होते ही ये सिलसिला रुक गया। हालांकि उस बात से हम सब बहुत ही डर गए थे। खाला ने एक बुजुर्ग को बुलाया तो उन्होंने खाला की खिड़की से नजर आने वाली उस सुनसान सी गली की जानिब इशारा करके बताया कि उस गली में जो दरख्त है नीम का, उस पर बहुत ताकतवर आसेब है और ये दरख्त एक जिन का मस्कन है जो कि एक औरत है। न जाने कब से वो यहाँ पर कब्जा किए हुए है और सामने जितने भी घर हैं जिनका रुख उस तंग गली की तरफ होता है, उन घरों को अब ज्यादा खतरा है, क्योंकि पहले वो पुरस्कार खबीस जिनजादी खामोश थी, मगर अब ये अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही है। उसको पसंद नहीं आ रहा उस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। अक्सर लोग इबादत भी करते होंगे क्योंकि मुसलमान हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, अजानों की आवाज़ें भी आती हैं। तो अब वो परेशान हो रही है, उसको उलझन होने लगी है। अब अक्सर रात में बिल्डिंग के लोगों को वो औरत उतरती चढ़ती दिखाई देने लगी। खौफ हमारे दिलों में बैठ गया, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई वाकया हमारे घर वालों के साथ अब तक पेश नहीं आया था, मगर एक डर तो था। अब शाम होते ही सब अपने घरों में चले जाते थे। बिल्डिंग में पहले वाली रौनकें ख़त्म हो गई थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था रूही आंटी के घर जाने का। उनसे पिछले 1 हफ्ते से मैं नहीं मिली थी। वो मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहती थीं। उनके 3 बेटे थे, तीनों बाहर सेटल थे और एक बेटी, उसकी कब की शादी हो गई थी। मेरा आंटी के घर बहुत आना जाना था। शाम के वक्त मैं और अम्मी आंटी के घर चले गए तो आंटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। आंखों के नीचे काफ़ी हल्के पड़े हुए थे। उनको देखकर बहुत ही दुख हुआ मुझे, क्योंकि आंखों के नीचे भी काफ़ी हल्के दिखाई दे रहे थे। मैंने फ़ौरन पूछा, क्या हुआ आंटी, बीमार हैं आप? तो आंटी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, रात फारूक को अपने दोस्त के बेटे की शादी में जाना था। फारूक रूही आंटी के शौहर हैं। रात में अकेली थी, दिल बहुत घबरा रहा था। मैं आकर कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई। मेरी निगाह उस नीम के दरख्त पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे 2 आंखें मुझे घूर रही हैं। मैं खौफजदा होकर बेड पर आकर बैठ गई। अपना खौफ कम करने के लिए मैं टीवी ऊंची आवाज़ में लगाकर बैठ गई। टीवी देखते देखते मुझे नींद के झोंके आने लगे तो टीवी बंद करके मैं सो गई। सोए हुए पता नहीं मुझे कितनी देर हो गई होगी कि मुझे लगा जैसे बेड पर कोई लेटा है। रात के 1 बजे का वक्त था। मैं समझ गई कि फारूक आ गए हैं और उन्होंने मुझे नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा। बेल बजाने के बजाय चाबी से गेट खोलकर अंदर आ गए होंगे। मैंने करवट बदली तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बराबर एक औरत लेटी हुई थी जिसके सफ़ेद लंबे बाल उसके मुंह को ढांपे हुए थे। इससे पहले कि मैं चीख मारती, वो मेरे देखते ही देखते खिड़की में गई और गायब हो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो फारूक को अपने सरहाने परेशान बैठे पाया। बस तब से मेरी यह हालत है। मैं खौफ में ज़िंदगी गुजार रही हूँ और हम अब ये घर बहुत जल्द छोड़ रहे हैं। रूही आंटी की बात मेरे जहन पर सवार हो गई थी कि आज नहीं तो कल वो हमारे घर में भी आ सकती है। वो किसी को भी उसके घर में नहीं रहने देगी। अब हम ज़्यादा घरों से निकलते भी नहीं थे। एक रात मेरी खाला का बेटा अपने दोस्त के घर गया हुआ था। रात आते आते उसे 2 बज गए। वो बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो वही औरत आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मेरा कज़न खौफ से वहीं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसे जैसे कुछ याद आया और उसने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना चाही, पर उसकी ज़ुबान बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कोई उसका गला दबा रहा है। वो औरत बहुत खामोशी से मेरे कज़न के बराबर में आकर खड़ी हो गई। वो उसको घूर कर देख रही थी, मुंह से कुछ नहीं कह रही थी। बस उसके लंबे लंबे नाखून उसकी गर्दन में गड़ने ही वाले थे कि एकदम से उसके मुंह से निकला अल्लाह। जैसे ही अल्लाह निकला, वो चीखती हुई फौरन छत की जानिब बढ़ गई और ऊपर जाकर गायब हो गई। उसके गायब होते ही मेरे कज़न को होश आया और वो तकरीबन दौड़ता हुआ अपने घर की जानिब आया, लेकिन दरवाजे पर ही गिरकर बेहोश हो गया। कई दिन तक बेहोश पड़ा रहा और बहकी बहकी बातें करता रहा। इस तरह के और भी वाक़यात लोगों के साथ हुए थे। अब कोई भी अकेले रात को घर से बाहर जाता ही नहीं था, न वापस आता था। दिन के दिन में ही सब काम हो जाते थे। मगर अब हम लोग जल्द अज जल्द वो घर छोड़ना चाहते थे। हमने और खाला ने मिलकर बहुत कोशिश की और फिर हमारे घर बिक गए। हम बहुत खुश थे
کہ جس خوف میں ہم نے وہ وقت گزارا تھا، وہ خوف، اس کا اندازہ ہم خود ہی لگا سکتے تھے، اور جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے تھے وہ تو اب تک بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا۔ خالہ بھی کئی دن بعد نارمل ہوئی۔ ہم نے سامان بھی دن کے دن میں ہی اپنے گھر پہنچایا تھا، اور کوشش یہی ہوتی کہ رات کوئی کام نہ ہو۔ پھر تھوڑے ہی دن میں ہم اپنے نئے گھر میں آ گئے۔ زلیخا ہماری کام والی ماسی پچھلے 2 ہفتے سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہمارے پرانے گھر سے کام پر لگی ہوئی تھی اور کافی پرانی تھی۔ وہ اب بھی اسی بلڈنگ میں کام کرتی تھی۔ 2 ہفتے بعد آئی تو چہرے سے کافی بیمار لگ رہی تھی۔ امی نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی باجی کیا بتاؤں، نیچے باجی کے یہاں شادی چل رہی ہے، تو میں کام کی زیادتی اور باجی کے اصرار پر ان کے گھر رات کو رک گئی تھی، مگر فجر سے پہلے گھر کے لیے نکل گئی۔ اب آپ کو تو پتا ہے کہ اس تنگ تاریک اور سنسان گلی سے ہی راستہ ہے میرے گھر کا۔ میں تیز تیز چل رہی تھی کیونکہ مجھے گلی میں گھستے ہی خوف آنے لگا تھا۔ ابھی باجی میں درخت تک پہنچی ہی تھی کہ مجھے کسی عورت کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میری نظر ڈرتے ڈرتے جو ہی درخت پر پڑی تو کیا دیکھتی ہوں، ایک بھیانک چہرے والی عورت جس کی آنکھیں سفید تھی، الٹی درخت پر لٹکی ہوئی تھی اور آنکھیں گھما گھما کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ باجی میں گرتی پڑتی کیسے گھر آئی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ بہت دنوں تک بخار میں جلتی رہی ہوں۔ حالت تو یہ تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اسی خبیث جن زادی کا چہرہ آ جاتا تھا۔ عجیب سا چہرہ تھا، بہت ہی بھیانک تھی، اور نظروں ہی نظروں میں کہہ رہی تھی کہ یہاں سے گزرنے کی اب ہمت مت کرنا، ورنہ موت کو گلے لگا لو گی۔ ختم کر دوں گی تم سب کو یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، یہ میری جگہ ہے، میری۔ باجی وہاں کے لوگ اب تمام فلیٹ چھوڑ رہے ہیں، اب وہ تمام گھر ویران ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ خبیث شیطان جن کسی کو بھی وہاں رہنے نہیں دے گی۔ وہ اس کی جگہ ہے، انسانوں کی جگہ نہیں۔ زلیخا کی اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اگر اللہ نہ کرے میں دیکھ لیتی اس عورت کو تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ماہا نے اپنی پوری کہانی مجھے سنا دی۔ اس کی کہانی سننے کے بعد میں نے کہا سچ میں انسان اپنی جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب وہاں پر شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور شیطان جن بھی کبھی کسی انسان کو وہاں رہنے نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ انسانوں پر آفت بن کر ٹوٹتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے گرد قرآنی آیات کا حصار باندھ کر رکھنا چاہیے، اور اس طرح بہت سے حادثات سے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن جنات اگر بہت ہی زیادہ شیطان ہوں اور وہ انسان کو تنگ کرنے والے ہوں تو وہ انسان کو کبھی خوشی نہیں دیتے، بلکہ ان کی خوشی کو غموں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج ماہا کے چہرے پر بھی مسکان واپس لوٹ آئی ہے، اور اس کی خالہ کے چہرے پر بھی۔ وقت پر کیے گئے فیصلے ہمیں بہت سی آفات سے بچا لیتے ہیں۔ زندگی بہت نازک ہے، اس کی قدر کریں۔ اور وہ لوگ جو جنات پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود ہوتا نہیں ہے، اگر ان کو یقین کرنا ہے تو آج بھی وہ نیم کا درخت اس سنسان سی گلی میں موجود ہے۔ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ رات میں وہ عورت کئی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔